दोस्तों, पिरामिड्स ये शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके ध्यान में क्या आएगा? 3 स्क्वायर बेस वाली बिल्डिंग जिसके दीवार ट्रायंगल शेप में एग्जैक्टली चारों तरफ से एक हाइट पे जाकर मिलती है। एक लायन बॉडी वाला स्ट्रक्चर जिसका मुंह इंसान का है, जिसे स्पिंक्स कहा जाता है। कैरो शहर जिसके आउटस्कर्ट्स पे ये बिल्डिंग्स बनाई गई है। नाइल नदी जिसके पास ये पिरामिड्स बनाए गए हैं। पिरामिड्स को बनाने वाले राजा जिन्हें फ़रो कहा जाता था। और इसके साथ ढेर सारे सवाल, किसने बनाया था, कब बनाया था, क्यों बनाया था, कैसे बनाया था। ये सब फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। फोटो में हम अक्सर 3 पिरामिड्स को देखते हैं जिसमें 3 जनरेशन के फिरौन ने अपने अपने रूलिंग के टाइम पे इसे बनाया था। जो सबसे बड़ा है पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड ऑफ कुफू जिसे कहा जाता है, कुफू फिरौन ने बनाया था। फिर उसके बेटे काफरे ने दूसरा बनाया। फिर उसके बेटे मैनकोरे ने तीसरा वाला बनाया था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पिरामिड्स करीबन 4,500 साल पहले बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ये पिरामिड्स को बनाया क्यों गया था। कई एशियन टेक्स्ट के हिसाब से ये एक मकबरा है जो अपने टाइम के फिरौन बनाया करते थे ताकि मरने के बाद उन्हें वहाँ दफनाया जा सके। एशियन इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे मरने के बाद भगवान उन्हें जज करेगा। अगर इस जन्म में अच्छा किया होगा तो हमेशा के लिए उस जन्म में ज़िंदा रखेंगे। तो इसी बिलीफ रखने के चलते टोम में कोफन्स के साथ काफ़ी सारा खाना, ज्वेलरी, फर्नीचर और कपड़े भी रखवाते थे जो उन्हें आफ्टर लाइफ में शायद काम आए। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा यानी कि पिरामिड ऑफ कुफू के अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ 3 रेलिक और एक खाली कोफन मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इतने हज़ारों साल गुजरने की वजह से किसी ने वो सामान लूट लिया होगा। दोस्तों, अभी तक हमने जान लिया है कि ये पिरामिड्स को फिरौन ने बनाए थे, मकबरे के तरीके से बनाए थे और 4,500 साल पहले बनाए थे। दुनिया की ये इतनी पुरानी और सबसे बड़ी सरवाइव करने वाली मॉन्यूमेंट में से एक है। तो 4,500 साल से जलती गर्मी, धूप, बारिश, तूफान, वेदर, भूकंप का मार झेलते हुए भी टिका हुआ है। करीब 4,000 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में से एक थी जिसकी हाइट 147 मीटर तक की है। अगर पूरे पिरामिड्स का वज़न हम माप लें तो ये करीबन 60 लाख टन्स बताया जाता है। इसका अगर कंपैरिजन हम हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से करें तो करीब 3,000 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बराबर का है। ऐसे करीब 118 पिरामिड्स पूरे इजिप्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के मिले हैं। और कई ब्यूरियल टोम्स और ग्रेट फिंग्स मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं। वेदरिंग और कई अन्य वजहों के वजह से मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स उतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं करे गए कि जितने अच्छे से ये 3 पिरामिड्स कंडीशंस में। इन पिरामिड्स को लेके काफ़ी सारी कहानियाँ या कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी फेमस है, जिसमें से 3 थीरीज काफ़ी फेमस है। पहली है एलियन थ्योरी। इस थ्योरी में मानने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि इन पिरामिड्स को वो टाइम पे बनाया जा सके। तो वो लोग कहते हैं कि एलियंस ने शायद बनाया होगा। दूसरी थ्योरी है ग्रैनरी थ्योरी यानी कि अनाज भंडार स्टोर करने वाली थ्योरी, जो बेन कार्सन 1998 में अपने एक स्पीच में कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल थ्योरी है और उनका मानना था कि जीसस क्राइस्ट के फादर जोसेफ ने इसे बनाया है। और तीसरी जो थ्योरी है पावर प्लांट थ्योरी, जिसमें लोगों का मानना है कि ये एक पावर प्लांट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी वो टाइम पे ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी और इसके लिए वो एक पेंटिंग या आर्ट वर्क को बताते हैं एज ए प्रूफ। बट एक्चुअल में वो आर्ट वर्क एक माइथोलॉजिकल स्टोरी में डिपिक्ट किया हुआ एक सीन है। ये सारे थीरीज़ लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना ली ताकि अपने अपने कुछ फॉलोअर्स को खुश रख सके। ये अक्सर एक ह्यूमन बिहेवियर है कि किन सवालों का अगर जवाब ह्यूमंस के पास ना हो तो फिर थीरीज़ बनाना चालू कर देते, कुछ इस तरह की। इसी थीरीज़ बनाने से अच्छा तो ये है कि हम ये एक्नॉलेज करें कि हमें इन सवालों का जवाब नहीं मालूम, ताकि आने वाली जनरेशन नई टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इन सवालों का सही जवाब सही लॉजिक के द्वारा ढूंढ सके। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया होगा। यही तो ये पिरामिड्स की सबसे मिस्टीरियस चीज़ है। सोचो कि उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई तरह के बिल्डिंग इक्विपमेंट्स यानी कि क्रेन्स, बुलडोज़र्स, कुछ नहीं था। उस ज़माने में तो पहिए, चक्के या व्हील भी इन्वेंट नहीं हुआ था। तो सोचने वाली बात है कि उस ज़माने के लोगों ने ऐसा नायाब अजूबा कैसे बना लिया होगा। कोई भी बिल्डिंग की जब प्लानिंग होती है तो सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन यानी कि उसका ब्लूप्रिंट। फिर मटेरियल कहाँ से लेके आए, लेबर्स कहाँ से लेके आए और कंस्ट्रक्शन में टाइम कितना लगेगा।
जो पत्थर से ये बिल्डिंग बनानी है उसे तोड़ा कैसे जाए, और तोड़ने के बाद उसे इतनी दूर से कंस्ट्रक्शन साइट पे ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, और कंस्ट्रक्शन साइट पे लाने के बाद ये पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाए। ऐसे कई ढेर सारे सवाल जहन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पहले ज़मीन को एग्जैक्टली प्लेन किया गया होगा, फिर फर्स्ट लेयर ऑफ लाइमस्टोन को रखा गया होगा। जब हम गौर से देखते हैं तो इसके चारों साइड की वॉल्स जो है एग्जैक्टली डायरेक्ट कर रही है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को, जिसका पॉइंट ऑफ एरर सिर्फ 1/15 है, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट, बिना किसी कंपास या बिना किसी इक्विपमेंट के। रिसर्चर्स का मानना है कि वो लोग के टाइम पे उन्हें मालूम था ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में। ऑटम इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, जहाँ पे दिन और रात 12 आवर्स के होते हैं। वो दिन शैडो एग्जैक्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में होती है, ईस्ट टू द वेस्ट डायरेक्शन में, और जो पॉइंट ऑफ एरर जो कंस्ट्रक्शन में है वही इक्विनॉक्स के डिज़ाइन में भी मिलता है। कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में एक और एक थ्योरी है जो कॉन्स्टलेशन पे बेस्ड है। 1989 में रॉबर्ट बोवेल, जो इजिप्टोलॉजी एंथुजियास्ट थे, उन्होंने एक कोरिलेशन थ्योरी बनाई थी ओरायन कॉन्स्टलेशन पे बेस्ड। इनका मानना है कि ये जो कॉन्स्टलेशन है ओरायन, इसके 3 स्टार जो स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है, उसी 3 सितारों को देख के ये 3 पिरामिड्स को अलाइन किया गया होगा। उनका मानना था कि इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी जानते थे और समझते थे। 1999 में इस थ्योरी को टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में अलाइन नहीं करते, और इतने हज़ारों साल में कॉन्स्टलेशन भी मूव कर गया है, तो हिस्टोरियन ने इसे एक फ्रिंज थ्योरी का नाम दिया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि टोटल वेट है पिरामिड का 60 लाख टन, जिसमें से 55 लाख टन लाइमस्टोन यूज़ किया गया है और 5 लाख टन एक तरीके का मोटार यूज़ किया गया है। ये जो मोटार है इसका यूज़ हम बेस लेवल पे नहीं देखते, ऊपर के स्ट्रक्चर में देखते हैं, ताकि स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिल सके। साइंटिस्ट ने इसकी एग्जैक्ट केमिस्ट्री पता कर ली है, बट दोबारा से सेम मोटार बना नहीं सके। एक और एक मटेरियल यूज़ हुआ है, वो है ग्रेनाइट, जो कि 8000 टन यूज़ हुआ है। रिसर्चर्स का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल जो पिरामिड्स को बनाने में यूज़ हुआ है वो आसपास के ही एरिया से लाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दूर 800 किलोमीटर सदर्न एरिया से लाया गया होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतने बड़े पत्थरों को काटा कैसे गया होगा। तो वो टाइम पे कॉपर का मेटल कॉमन था, तो ऑब्वियसली टूल्स भी कॉपर मेटल के बनते थे। तो हार्ड पत्थर यानी कि ग्रेनाइट को तोड़ने के लिए डोलोराइट का इस्तेमाल करा गया होगा। रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियन के पास एक यूनिक वे था पत्थरों को तोड़ने का। ये क्या करते थे, पहले पत्थरों में क्रैक ढूंढते थे, फिर वो क्रैक को वुडन वेजेस से फिल किया जाता था और उस पर पानी डाला जाता था, उसको सोक किया जाता था। सोक करने की वजह से ये वुडन वेजेस एक्सपैंड हो जाते थे, जिसकी वजह से पत्थरों में जो क्रैक है वो भी एक्सपैंड हो जाता था, और फिर हथौड़े से वेजेस को मारते थे, जिससे पत्थर आसानी से टूट जाते थे। अब क्वेश्चन आता है कि इन पत्थरों को तोड़ने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके कैसे गए होंगे। उस ज़माने में कोई गाड़ी तो थी नहीं कि गाड़ी पे पत्थर को डाला और कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके चले गए। 2014 में एक स्टडी हुई जिसमें एक पेंटिंग मिली है 1900 BC की डेजीहुतिहोतोप के टूम पे। इस पेंटिंग के हिसाब से एक बड़े से स्टैच्यू को एक स्लेज पे रखा गया है और वो स्लेज को रस्सियों से बांध के कुछ 170 लोग उसे खींच रहे, और एक आदमी स्लेज के ऊपर ठहर के स्लेज के एग्जैक्ट सामने पानी गिरा रहा है। पहले ऐसे लगा कि ये कोई रिचुअल होगा, बट फिजिसिस्ट डेनियल बोन और उसकी टीम ने एक टेस्ट के दौरान कंक्लूड किया है कि रेत में पानी गिराने के वजह से स्लेज और रेत के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे बड़ी आसानी से इतने बड़े वजन को घिसना आसान हो जाता है। चलो ये तो मान लिया कि घिसता कर पत्थर को लेके जा सकते थे वो टाइम पे, बट थोड़े पत्थर तो कई 100 किलोमीटर दूर से लाए गए हैं, उनका क्या। तो एक थ्योरी के हिसाब से रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि वो लोग घिसता कर नाइल नदी के तट तक लेके जाते थे, फिर उस पत्थर को एक राफ्ट पे रखा जाता था, वो राफ्ट नदी में तैर सकती थी। फिर उन राफ्ट की मदद से पिरामिड के पास जो तट था नाइल नदी का वहाँ तक लेके जाते, फिर वही स्लेज पे रख के घिसता कर कंस्ट्रक्शन साइट तक उस पत्थर को लाया जाता था। तो अब सवाल आता है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे पर रखा कैसे गया होगा। उस ज़माने में आज के जैसे क्रेन्स या बड़ी बड़ी मशीन तो अवेलेबल थी नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को 2015 में एक टीम को 4500 साल पुराना वुडन रैम्प एक क्वेरी से मिला। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये स्लोप वाले रैम यूज़ किए गए हैं पत्थर को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। इस स्लोप वाले रैम के दोनों बाजू लकड़ियों के बड़े बड़े डंडे गाड़ दिए जाते थे,
फिर रस्सी के मदद से स्लेज पे रखे हुए पत्थर को रस्सी और डंडे का एक पुली जैसा सिस्टम बनाकर लोगों से खिंचवा कर पत्थर को ऊपर तक चढ़ाया जाता था। जैसे जैसे एक एक लेवल ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे एक नया रैम्प, ताकि स्लोप की ऊंचाई और एंगल ज़्यादा ना हो और लेबर्स को तकलीफ ना हो और आसानी से वो बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक खींच सके। एक दूसरी थ्योरी के हिसाब से स्कॉलर्स का मानना है कि एक ऐसा सिस्टम जिसका नाम शैडोफ, ये एग्जिस्ट हुआ करता था इजिप्ट में। इजिप्शियन इससे नाइल नदी से पानी निकालने का काम किया करते थे। यह सिस्टम लीवर वाला सिस्टम है, जहाँ एक मिडल पॉइंट जो हाइट पे हो, एक डंडा लगा दिया जाता था बीच में, डंडे के दूसरी तरफ कुछ वज़न डाला जाता और एक तरफ पत्थर, फिर थोड़ा प्रेशर लगाकर पत्थर को ऊपर उठा के उसे दूसरी तरफ पुश करके नेक्स्ट लेवल पे प्लेस किया जाता था। जब कंस्ट्रक्शन लेबर्स की बात होती है तो हम अक्सर पुरानी पिक्चरों में ये देखते हैं जहाँ पिरामिड बन रहे हैं, वहाँ पे कैसे मज़दूरों को मार मार कर हंटर से खाल उधेड़ कर दिन रात मेहनत कराई जा रही है। इस थ्योरी को सबसे पहले एक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी के सजेस्ट किया था। बट आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो सजेस्ट करते हैं एक दूसरी थ्योरी जो बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका मानना था कि ये जो लेबरर्स हैं वो हाईली स्किल्ड थे, वेल फेडेड थे, वेल बिल्ड थे और कंस्ट्रक्शन साइट के पास इन्हें जगह दी जाती थी रहने के लिए, बसने के लिए। और ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक्सटर्नल मदद भी मिलती थी वहाँ के रहने वाले कम्युनिटी मेंबर से। अगर वो फ्री होते तो ये लेबर्स के साथ वो ज्वाइन करते उनकी मदद करने के लिए, ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और ऐसी कई जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि अपडेट्स आपको रेगुलर मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।